कमीशन के लोग दौरा करते हैं संबंधित राज्य में। तो वो है एक संकेत पहले से ही है कि 17 नवंबर को जो लोग बिहार से लौटेंगे, भारतीय जनता पार्टी उनको 20% का डिस्काउंट देगी, यानी चुनाव 15, 16, 17 तक आगे बढ़ सकता है, मतलब खत्म हो सकता है, यानी 2 या 3 चरणों का चुनाव यदि ऐसा है तो शुरुआत किसी भी सूरत में 1 या 2 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर तक हो जाएगा। तो इस लिहाज से चुनाव लगभग दरवाजे पर है और वैसे में तैयारियां दोनों ही गठबंधनों की अपने हिसाब से, उसका हम लोग अभी जायजा लेने वाले हैं। बिहार के लिए बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी नियुक्त किया है। सह प्रभारी के तौर पे केशव प्रसाद मौर्य हैं और CR पाटिल हैं। धर्मेंद्र प्रधान बनिया समुदाय से आते हैं। एग्जैक्ट जाति लोकेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन हैं आरजेडी में आमतौर पे हम सक्रिय एक नेता की जाति हम लोग अभी बात कर रहे थे, या एक पुराने नेता की जाति, सब दोनों आरजेडी की। तो बनिया, फिर भी बनिया समुदाय से आते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जाहिर है कि कुशवाहा कोयरी जाति से आते हैं, और CR पाटिल शायद कुनबी मराठा हैं, शायद तो नहीं लेकिन कुनबी भी हो सकते हैं। जो आप बिहार में उनको लोकेट करना चाहेंगे तो कुर्मियों के आसपास लोकेट कर सकते हैं। इसके बड़े निहितार्थ हैं सोशल इंजीनियरिंग के। मैं स्पष्ट कर दूं, सोशल जस्टिस जैसी कोई चीज भाजपा के लिए कम से कम कोई एजेंडा नहीं है। हम बात करेंगे इन 3 प्रभारियों के चयन में कितनी समझदारी, कितनी दूरदर्शिता है और चुनाव को लेकर के कितनी तैयारी है। दूसरी बात, लालू प्रसाद जी और कांग्रेस के रिश्ते बिहार में जब मतलब 90 से लेकर लालू जी का पूरा जो साम्राज्य खड़ा हुआ है, जनता दल से लेकर के आगे तक, वो कांग्रेस के बरक्स खड़ा हुआ है और 1 दशक तक दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं। मगध और शाहाबाद का जो इलाका है, आज भी वहाँ कांग्रेस और आरजेडी, कांग्रेस की जड़ें मजबूत हैं। इससे भी आप मैं देखता हूँ कि उस दौर में क्या स्थितियां रही थी कि कैसे धीरे धीरे कांग्रेस को खत्म करने में आरजेडी की बड़ी भूमिका थी। बाकी दूसरे इलाकों का भी और प्रसंग है, अजीत सर से हम सुनेंगे, लेकिन मैं चूंकि उस इलाके का हूँ इसलिए बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी भी 2005 में साथ लड़े, 2010 में फिर अलग लड़े, 2015 में आए, 20 में आए, लेकिन कमोबेश ये दिखाई पड़ता है कि जो अभी उनकी रणनीति है वो लालू प्रसाद जी के अस्थि पे, हड्डी पे, दधीची की जिन्होंने कहानी जो जानते हैं, देवताओं ने जाकर के दधीची की हड्डी मांगी थी वृत्रासुर के वध के लिए, तो पूरा ऐसा लग रहा है कि लालू जी की हड्डी चाहिए कांग्रेस को, राजद की हड्डी चाहिए, राजद का खून चाहिए बढ़ने के लिए। ऐसा मुझे लगा, मैं बहुत हार्ड शब्दों का इस्तेमाल रूपक के लिए कर रहा हूँ, इसको इस तरह से न लिया जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है। 2013 में जो राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, उसका डायरेक्ट इफेक्ट लालू प्रसाद पे पड़ा था। इसके पहले कि हम अजीत सर से इन दोनों विषयों पर सुने, अजीत सर को एक सूचना देता हूँ, आप सबको भी दे रहा हूँ। हमारे एक मित्र थे, तो सूत्र था, वहाँ धर्मेंद्र प्रधान जब आए थे शिक्षा मंत्रालय में, और वहाँ सर देखिए बड़ा सॉफ्ट आदमी है, अक्रॉस द पार्टी इनके रिश्ते हैं और उस तरह से आक्रामक मोड वाले आदमी नहीं रहे हैं। जैसे शिक्षा मंत्री के तौर पे स्मृति ईरानी का बड़ा आप जानते हैं क्या रहा है, धाड़ रहा है, कुलपतियों को बाहर बिठा देना और सब किया है उन्होंने, लेकिन ये अलग है। इसके पहले प्रकाश जावड़ेकर भी थोड़ा अलग थे, लेकिन अपर कास्ट थे ये। तो एक कहानी मुझे किसी ने बताई कि एक अधिकारी के पास कोई फाइल पड़ी हुई थी, ब्राह्मण अधिकारी था, अपर कास्ट, उसको बुलाया धर्मेंद्र प्रधान ने और कहा कि आप हमको, मुस्कुराते हुए ही कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मामले में मैं, और वो फाइल कुछ ऐसा था जिससे कि एक ब्रॉडर इम्पैक्ट होता, तो उन्होंने कहा कि इस मामले में मैं आधा वामपंथी हूँ, यानी वो कास्ट के आधार पे अपने एक्शन को लेकर के वो जो उन्हें ये लग रहा था कि जानबूझ करके जो अपर कास्ट का ब्राह्मण अधिकारी है उस फाइल को रोक रखा है उसने। अजित सर, उसको बनाया गया। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं, फिर चलते हैं लालू जी की तरफ। ये 3 प्रभारी, देखिए उनको ये इस बात के संकेत 1 महीने पहले मिल गए थे, और हम लोगों ने शायद चर्चा की हो या आपने चर्चा की होगी इस बात की, जब धर्मेंद्र प्रधान बिहार गए थे अभी 1 महीने पहले, और बिहार में उनको, पटना में उनके कार्यक्रम हुए थे और पूरे पटना में उनको शिक्षा सुधार का महानायक बता करके प्रचारित किया गया था। चारों तरफ उनके पोस्टर्स, होर्डिंग्स, ये सब कटआउट्स लगे थे और
बड़ा भारी जलसा आयोजित किया था भारतीय जनता पार्टी ने। शिक्षा सुधार का महानायक धर्मेंद्र प्रधान, उनको वहां बताया गया। और ये उस समय इस बात का अंदाजा हो गया था कि अब धर्मेंद्र प्रधान ही प्रभारी होंगे, चुनाव के प्रभारी होंगे। लेकिन उसके बाद 1 महीने तक ये घोषणा नहीं हुई तो ये कहा जाने लगा कि शायद इस बार चुनाव का प्रभारी बीजेपी नहीं नियुक्त करेगी और सीधे अमित शाह कमान संभाल रहे हैं, अमित शाह ही चुनाव लड़ाएंगे भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्टली। उनकी जैसी आज भी वो बिहार में है, आज भी उनकी बिहार में उनके कार्यक्रम है, और इसके पहले 1 हफ्ते पहले भी वो बिहार में थे जब उन्होंने डेहरी में सभा की और बेगूसराय गए, पार्टी के नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की। तो ये कहा जाने लगा था। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी कई महीने पहले चुनाव प्रभारी नियुक्त करती है। अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे अगले साल अप्रैल मई में चुनाव है तो पश्चिम बंगाल के प्रभारी अभी नियुक्त हो गए और तमिलनाडु के प्रभारी भी अभी नियुक्त हो गए, भूपेंद्र यादव और बैजयंत पांडा। बिहार का प्रभारी नियुक्त करने में देरी हुई है। खैर, कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो नेता बिहार को खूब अच्छी तरह से समझते हैं उनमें एक धर्मेंद्र प्रधान है। उन्होंने बिहार का प्रतिनिधित्व किया है और वो बिहार में चुनाव लड़ा चुके हैं। 2014 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़ाते हुए तो हमने बड़े नजदीक से उनको देखा था कि वो चुनाव लड़ा रहे थे बिहार में भारतीय जनता पार्टी को। 2014 के ही बिहार के पहले लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद शिक्षा मंत्री के तौर पर, वो शिक्षा मंत्री ने उस समय पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, उनको झारखंड का चुनाव लड़ाते भी हमने देखा था। तो बिहार और झारखंड में वो चुनाव 2015 में 10 साल पहले वो लड़ा चुके हैं और उनको पूरा आइडिया है बिहार और झारखंड का। बिहार और झारखंड के जातीय समीकरण को भी समझते हैं और उसमें वो फिट भी बैठते हैं। आपने बता दिया, वो वैश्य समुदाय से आते हैं जिसके वोट को लेकर के, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट है, देखिए बिहार में वैश्य समाज की कुछ जातियां जो हैं वो पिछड़ी जाति में है और कुछ जातियां जो हैं वो अति पिछड़े समाज में, अति पिछड़ी श्रेणी में है। तो उनका एक बड़ा आधार है। और ये दोनों जो गैर यादव पिछड़ी जातियां, उसमें भी वैश्य की कुछ जातियां वैश्य श्रेणी की और कुछ अति पिछड़ों में है, उनका रुझान मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा है। लेकिन हम लोगों ने पिछले चुनाव में देखा, लोकसभा चुनाव में एक प्रयोग किया था राष्ट्रीय जनता दल ने, आपने उसका जिक्र किया नहीं, लेकिन आप इशारा करके छोड़ दिए। रितु जायसवाल को शिवहर लोकसभा सीट से राजद ने टिकट दिया था और पसीने छूट गए थे। जनता दल यू से लड़ रही थी लवली आनंद उनके चुनाव जीतने में, कुछ हजार वोटों के अंतर से वो चुनाव जीती। और इसका कारण ये था कि वैश्य में जो एक कानू वैश्य जो होते हैं, एक बड़ा जो उनका उप जाति है, उसने पूरी तरह से अपनी जाति की उम्मीदवार को वोट किया था। तो ये जो जातियों के बंधुआ होने की धारणा जो बिहार में टूट रही है, जो थोक की दुकानें बंद हो रही हैं जाति की और खुदरा दुकानें खुल रही हैं, लोग अपने कैंडिडेट देख रहे हैं, पार्टी नहीं देख रहे हैं कि इस पार्टी का, अगर हमारा किसी भी पार्टी का कैंडिडेट होगा हमारी जाति का है तो हम उसको वोट करेंगे। उसमें वैश्य को टारगेट किया जा रहा था आरजेडी की तरफ से, कुशवाहा को भी किया जा रहा है और फॉरवर्ड्स को भी किया जा रहा है। वो एक अच्छा सामाजिक समीकरण की बात है जो उत्तर प्रदेश में जिसका प्रयोग किया था अखिलेश यादव ने। तो उसको ध्यान में, ये उसमें अब बिहार में जो पिछड़ा वैश्य है या अति पिछड़ा वैश्य है, उसमें जिसमें से भी आते हो, लेकिन वो पिछड़ा समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक उनकी खूबी तो पहली ये है कि वो बिहार को जानते हैं, बिहार में वो चुनाव लड़ा चुके हैं, तमाम नेताओं के साथ उनके सद्भाव के संबंध है। 2014 में रामविलास पासवान की एनडीए में वापसी धर्मेंद्र प्रधान के प्रयासों के चलते हुई थी। उसमें बाद में राजनाथ सिंह शामिल हुए, उन्हीं के यहाँ मीटिंग हुई सारी, लेकिन उसको इनिशिएट किया था धर्मेंद्र प्रधान ने। ये हम आपको फर्स्ट हैंड ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अपने दर्शकों को भी पता चले। उस समय नीतीश कुमार रामविलास पासवान लगभग तय कर चुके थे नीतीश कुमार के साथ जाने का। केसी त्यागी राज्यसभा के सांसद थे, उनका लोधी स्टेट में उनका घर था, वहां पशुपति पारस के साथ बैठकें हुई थी और सीटों की लिस्ट बन गई थी। सीटों की लिस्ट फाइनल हो गई थी कि जेडीयू ये सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को देगी और रामविलास पासवान चुनाव लड़ेंगे जेडीयू के साथ। सीपीआई के साथ तो बात हो ही रही थी। उस बीच धर्मेंद्र प्रधान का इंटरवेंशन हुआ, उन्होंने अपने प्रयास किए और फिर रामविलास पासवान एनडीए में गए। फिर सबको कहानी पता है कि 7 सीटों पर लड़े और 6 जीते, 100% लगभग 100% स्ट्राइक रेट दिया। तो वो धर्मेंद्र प्रधान उस सोशल इंजीनियरिंग या उस जो गठबंधन की राजनीति के भी माहिर खिलाड़ी हैं। बिहार की राजनीति के हिसाब से देखें तो बिहार को जानते हैं, पार्टियों को जानते हैं, नेताओं के साथ उनके निजी संबंध हैं और जातीय समीकरण में फिट बैठते हैं। उनकी दूसरी जो सबसे बड़ी खूबी है, जो उनका एडवांटेज, जिस एडवांटेज के साथ वो जाएंगे संजीव जी, वो ये है कि वो विनिंग नोट्स के साथ जा रहे हैं बिहार में चुनाव लड़ाने। विनिंग नोट्स का मतलब है कि हरियाणा चुनाव में वो प्रभारी थे, चुनाव के प्रभारी थे हरियाणा के, और लिटरली जादूगर जैसे हैट में से खरगोश निकालता है उस तरह उन्होंने हरियाणा में भाजपा के लिए जीत निकाली थी।
किसी को अंदाजा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीतने जा रही है। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद भी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बनाया गया था। रियल टाइम में कैसे नैरेटिव को चेंज किया जाता है, कैसे नैरेटिव को काउंटर किया जाता है, कैसे नैरेटिव्स खड़े किए जाते हैं, कैसे समीकरण जो इतना स्ट्रॉन्ग जो बॉन्डिंग थी जाट और दलित की और हुडा और शैलजा की, उस बॉन्डिंग में कैसे दरार आती है, कैसे टूटता है, कैसे ब्राह्मण छोड़ करके जाते हैं, ये तमाम। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं सर कि ये सब कुछ ना करते रहे हो तो कॉन्ट्राडिक्शन के भीतर प्ले करना जानते हैं। हाँ बिल्कुल, कंट्राडिक्शंस के भीतर प्ले करना जानते हैं। देखिए ये कंट्राडिक्शन था वहां, आपने पंजाबी मुख्यमंत्री हटाया था लेकिन गैर जाठी ले आए थे, लेकिन उस मौके पर आकर के आपने एक पिछड़ा चेहरा प्रोजेक्ट किया मुख्यमंत्री के तौर पर, और पिछड़ा भी ऐसा पिछड़ा जो वहां बड़ा एग्रेसिव नहीं है। मतलब आमतौर पर यह माना जाता था कि अगर आप पंजाबी हटा रहे हैं तो यादव आपके साथ बड़े कमिटमेंट के साथ जुड़े रहते हैं तो आप यादव बना देंगे, लेकिन यादव मुख्यमंत्री नहीं बनाया। वो तमाम रास्ता देखते रह गए राव इंद्रजीत सिंह और राव नरवीर सिंह, लेकिन यादव नहीं बनाया। एक दूसरा जो वही मौर्य शाक्य और उसी श्रेणी में आते हैं ये नायब सिंह सैनी, उनको बनाया गया। माली उसमें ओबीसी में जो कंट्राडिक्शंस थे, या ओबीसी और पंजाबी का कंट्राडिक्शन था, ओबीसी ब्राह्मण का था, इन सबको उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान ने साधा और लिटरली हमने कहा ना कि हैट में से खरगोश निकाल दिया। ऐसे ही भूपेंद्र यादव ने निकाला महाराष्ट्र में, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने किया। तो इस जीत के साथ, उस विनिंग नोट्स के साथ वो जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के बारे में सबको पता है कि 2017 का चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा गया था। वो नेता थे, उनको एक तरह से आपने परोक्ष रूप से मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर पेश किया। केशव प्रसाद मौर्य पर आप और सूचना और आप और विश्लेषण करें, उसके पहले थोड़ी सी कुछ सूचनाएं मैं दे दूं। उनके पास तो सबसे बड़ी चुनौती मेरे हिसाब से लगे है वो ये है कि क्या एक लीडरशिप एनडीए के भीतर से कुशवाहा, जैसे वहां तो खुद मौर्य एक उम्मीद थे और 300 से ऊपर सीटें आई, बाद में योगी जी बने, लेकिन क्या यहाँ वैसी संभावनाएं बना सकते हैं? क्योंकि जो रिकॉर्ड है 2020 में वीरेंद्र भाई ने बड़ी मेहनत से लिखा है, तो इसलिए वीरेंद्र यादव को मैं इसका श्रेय दूंगा। 2020 में भाजपा और जदयू ने मिलकर के 16 उम्मीदवार दिए थे, जिसमें से 12 चुनाव हार गए थे। और भाजपा ने हरलाखी से सुधांशु शेखर, बिहारीगंज से निरंजन मेहता और अमरपुर से जयंत राज और तारापुर से मेवालाल, ये 4 उम्मीदवार दिए थे और ये चारों ही जीत गए थे। भाजपा और जदयू ने मिलकर के जो दिए वो 16 उम्मीदवार दिए जदयू ने, जिसमें से 12 चुनाव हार गए थे, और भाजपा और जदयू ने मिलकर 19 दिए थे, कुल मिला के 7 जीते थे। आरजेडी से 15 उम्मीदवार थे और 15 में से 9 जीते थे। तो इसका एक विश्लेषण ये है कि एक तो वही जो आपने बनिया वाले में, वैश्य वाले में कहा कि कहीं कोई जाति किसी का बंधुआ नहीं है। कुशवाहा का एक ट्रेंड है कि वो ज्यादातर अपने विधायकों और सांसदों को देख करके वहां वोट करता रहा है। आरजेडी लगातार उसमें सेंधमारी और माले खास करके ये बनिया वैश्यों के बीच भी करते दिखे और कुशवाहा के बीच भी करते दिख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ऐसा इंजीनियरिंग कर पाएंगे कि सम्राट चौधरी को कई सारे चेहरों में से, इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट है कि कोई चेहरा नहीं उभर पाता, कोई लीडर नहीं उभर पाता। भारतीय राजनीति की कमजोरी है कि एक लीडर चाहिए, एक चेहरा चाहिए, जिसके पीछे दीवानगी चाहिए, वो पैदा नहीं हो पाता। तो क्या ये कर पाने में सक्षम होंगे अजीत सर? देखिए वो तो खैर अभी हम लोग देखेंगे, अभी चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। पहले 2020 का जो विश्लेषण हम लोग करते हैं उसमें हमेशा आप चिराग पासवान के फैक्टर को काउंटर जब तक नहीं करिएगा तब तक आप इसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। नीतीश कुमार के 16 में से 16 उम्मीदवार जीत सकते थे अगर चिराग पासवान नहीं होते। चिराग पासवान ने जो लगभग 6.25% वोट काटा है वो तो बीजेपी का फॉरवर्ड वोट और अपना पासवान का वोट ही काटा है, और बीजेपी का अति पिछड़ा वोट। नीतीश कुमार का वोट तो उनके साथ गया ही, लेकिन उन्होंने बीजेपी का फॉरवर्ड वोट और अपना पासवान वोट अगर वो जुड़ता, देखिए बिहार में पिछली बार 50 से ज्यादा सीटों का फैसला 5000 से कम वोटों से हुआ है। उसमें नीतीश कुमार की पार्टी कोई 35-36 सीटें हारी हैं चिराग पासवान की वजह से। तो अगर वो चिराग पासवान का फैक्टर नहीं होता, चिराग पासवान कैंडिडेट नहीं खड़े कर रहे होते, तो ये जो 16 कैंडिडेट थे हो सकता है 16 जीत जाते, 15 या 14 जीत जाते। फिर आरजेडी के जो 9 जीते हैं वो नहीं जीत पाते। तो वो एक फैक्टर है कास्ट का, जो उसको काउंट करना चाहिए हम लोगों को। और दूसरा ये जो टैक्टिकल वोटिंग है कोयरी कुशवाहा की, वो बड़ा एकदम
प्रत्यक्ष ऑब्वियस है, उसमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। पहले हम लोग देखते थे ये बात फॉरवर्ड्स के बारे में, उसमें भी राजपूतों के बारे में कही जाती थी। अब सबसे ज्यादा टैक्टिकल वोटिंग कुशवाहा करते हैं, उनका कैंडिडेट है वो वोट करते हैं उसको, और उसके बाद उनकी पहली प्राथमिकता या उनकी पहली पसंद जो है वो पसंद है जेडीयू बीजेपी। जहां जहां आरजेडी और इंडिया ब्लॉक का कैंडिडेट होगा उनकी जाति का, उसको देंगे, लेकिन जहां कैंडिडेट नहीं होगा वहां नहीं देंगे, वहां उनकी पसंद जेडीयू और बीजेपी ही होगी। उसके लिए इन लोगों को कोई चेहरा अनाउंस करने की जरूरत नहीं है, बिना चेहरा किए ही होगा। और तभी उसमें हम केशव प्रसाद मौर्य की जो भूमिका देख रहे हैं वो ये है, देखिए केशव प्रसाद मौर्य जो है वो उत्तर प्रदेश में गैर यादव पिछड़ा वोट को पोलराइज करने वाला चेहरा थे और बड़ा महत्वपूर्ण चेहरा थे, और उन पर जाकर के खोज खत्म हुई थी लंबे प्रयोग के बाद। देखिए हम बार बार ये बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सोशल इंजीनियरिंग शुरू की थी गोविंदाचार्य ने, तो उन्होंने कल्याण सिंह का चेहरा आगे किया था, कल्याण सिंह के चेहरे पर हुई थी, और ये माना गया था कि मुलायम सिंह यादव के का जो कोर वोट है उसके मुकाबले जो गैर यादव ओबीसी का चेहरा हो सकता है वो लोध होगा। तभी कल्याण सिंह आए या फिर बाद में उमा भारती आई, लेकिन वो तलाश पूरी हुई अंत में जाकर के केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर कि केशव प्रसाद मौर्य, हालांकि पहले भी और दूसरे लोध के अलावा भी नेता थे, विनय कटियार को आगे किया गया था, ओम प्रकाश सिंह आगे किए गए थे, लेकिन तलाश पूरी हुई आकर के केशव प्रसाद मौर्य पर। उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, वो जो पोलराइजेशन था 2017 का वो केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर था। तो बिहार में उस तरह का पोलराइजेशन उनके चेहरे पर हो सकता है। बीजेपी ये मैसेज पहुंचा सकती है, आरएसएस नीचे ये मैसेज पहुंचा सकती है कि इनको यहाँ कामयाब बनाइए, उत्तर प्रदेश में इनको बड़ी भूमिका मिलेगी, और इनके साथ जो अन्याय उत्तर प्रदेश में हुआ था वो बिहार में नहीं होने देंगे हम लोग, जो चेहरा बिहार का है। यानी आपका कहना ये हुआ कि ये जो चेहरा बनने का जो मामला है वो यहाँ वाला बने या मत बने, बिहार और उत्तर प्रदेश मिलाकर मौर्य जी जरूर बन जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि उनको ये मैसेज पहुंचा दिया जाए ग्राउंड लेवल पर, भाई जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उस अन्याय को ठीक किया जाएगा, उस अन्याय को अभी इस चुनाव के बाद आप इनका साथ दीजिए तो ठीक किया जाएगा। ये कहने की जरूरत नहीं है, ये हमको नेचर में फर्क है। धर्मेंद्र प्रधान का ट्रेनिंग जो है वो अलग है और नेचर भी अलग है। थोड़ा मौर्य जी विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, उनकी ट्रेनिंग वहां से आई है। तो आपको क्या लगता है चुनाव में मिक्स खेलेगी बीजेपी, थोड़ा सा घुसपैठिया वगैरह भी चलेगा, थोड़ा सोशल जस्टिस भी चलेगा? हाँ चलेगा। देखिए धर्मेंद्र प्रधान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाले हैं, एबीवीपी के हैं, वो बाई कोर बाई हर्ट एक उस तरह से संघ के उसमें दीक्षित है, ट्रेंड है। केशव प्रसाद मौर्य का हम लोगों ने देखा है, उनके बयान भी हम लोगों ने देखे हैं। तो ये दोनों मिल करके कास्ट के इक्वेशन को, सामाजिक समीकरण को तो साधेंगे ही। जो आप कह रहे हैं घुसपैठिया का मुद्दा जब स्वयं प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी का क्या उसमें हम लोग करेंगे? सीधा प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि एक एक घुसपैठिए को निकाल करके फेंक देंगे, आपकी जमीन नहीं हड़पने देंगे, आपका हक नहीं मारने देंगे। जब स्वयं प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं तो फिर बाकी लोगों का कोई वहां बहुत खास महत्व नहीं होगा। और जो इस तीसरे जो व्यक्ति हैं सीआर पाटिल, वो उनको बिहार के लोग जानते नहीं है, लेकिन वो प्रबंधन के लिए, चुनाव प्रबंधन के लिए या चुनाव क्षेत्र के प्रबंधन के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। देश भर के लोग एमपी जा करके उनका कार्यालय देखते हैं कि वो कैसे चुनाव क्षेत्र को मैनेज करते हैं। उन्होंने कॉल सेंटर बना रखा है, 24 घंटे उनके टोल फ्री नंबर जारी कर रखे हैं, जिस पर 24 घंटे कोई आदमी फोन करके और अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और अपने शिकायत का समाधान हासिल कर सकता है। ये वो इस तरह का काम करने वाले वो पहले एमपी हैं। और उनके साथ एक ये भी उनके साथ एक बात जुड़ी हुई है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के गृह प्रदेश में 5 साल से ज्यादा समय से प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो 1 साल से ज्यादा समय से, इसके बावजूद कि जलगांव के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जाति लोकेशन में वो यहाँ यदि उनको फिट करिएगा तो नीतीश जी के आसपास आएंगे। जी, नीतीश जी के आसपास वो बनेंगे, उसी जाति में आएंगे जो लौकुश समीकरण में आएंगे। वो जो लौकुश और वैश्य का समीकरण है, आप ऐसे समझे कि तीनों चेहरे उस लौकुश और वैश्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां बिहार में। और सीआर पाटिल प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं। बाकी वो हो सकता है कि बहुत पब्लिक फेस नहीं हो, पब्लिकली उनसे बहुत वो न करें, लेकिन जो प्रबंधन है चुनाव का वो संभालेंगे और बड़ी बारीकी से इस बात को संभालते हैं। आप देखिए ये तीसरा हैट है जो उनको पहनाया गया है। पहला हैट उनके पास है, प्रदेश अध्यक्ष हैं गुजरात के, जल संसाधन जैसा बड़े मंत्रालय के मंत्री हैं, और अब बिहार में चुनाव के सह प्रभारी हैं। ये उन पर भरोसा भी दिखाता है और उनके प्रबंधन की क्षमता भी। देखिए बिहार में जो संगठन महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, भिखू भाई दलसानिया, वो भी गुजरात के हैं। उनके साथ निश्चित रूप से इनके निजी संबंध पहले से रहे होंगे। तो संगठन महामंत्री के साथ एक चुनाव सह प्रभारी भी
गुजरात से आए हैं और सबसे बड़े स्टार प्रचारक भी 2 लोग गुजरात के ही होंगे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो वो एक बार बिहार में एक अलग तरह का फ्लेवर देखने को मिलेगा इस बार जो भाजपा ने चेहरे चुने हैं उनसे। जी, संगठन महामंत्री को याद दिला दूं जो लोग सुन रहे हैं हम लोगों को, कि वही जो जिनको लेकर तेजस्वी ने हमला किया था कि गुजरात से आकर के लोग बिहार में मतदाता बन रहे हैं। तो ये है, ये तीनों चेहरे आए हैं और तीनों चेहरों को सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रख करके किया गया है। इससे आप समझिए